अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। नाज़रीन, मुल्क की बदलती सूरत-ए-हाल के हवाले से आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे कि 27 मार्च को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ा लॉन्ग मार्च भी करने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत जारी की हैं कि तमाम MNAs और MPs को कहा है कि आप 10 लाख लोगों को लेकर डी चौक आएँ। क्या वज़ीर-ए-आज़म को जलसे जुलूसों करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इस पर भी हम आज तफसील से बात करेंगे। और अब हम बात करेंगे कि मुल्क में PDM ख़ास तौर पर 23 मार्च को, जबकि परेड होगी, एक नेशनल दिन है 23 मार्च का। 23 मार्च का क्या दिन को परेड का इनकाद भी है, मौलाना साहब की जानिब से इस तरह मार्च करना क्या राइट है? क्या वो तारीख को आगे एक्सटेंशन नहीं दे सकते थे? इस पर हम तफसीली से बात करेंगे। हमारे आज के जो मेहमान हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के मुताज नहीं है, सीनियर तजज़ियाकार हैं असद नवाज़ वराइच साहब, और हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हाफ़िज़ सरदार सऊद साहब, डेप्टी चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स इस्लामाबाद के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हाफ़िज़ सरदार सऊद साहब, अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुल्की हालात तो वाक़यात पर आप क्या कहेंगे, और क्या आप इस्लामाबाद में माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं और आप ये मामला देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की सर? सबसे पहले मैं सरदार तैयब भाई आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और हमारे ख्यालात भी शेयर करने का हमें मौका मिला। सेकंड ये कि जो आजकल पाकिस्तान में हालात जिस तरफ जा रहे हैं, एक सियासी इंतशार की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ा एक सेंसिटिव और कहते हैं कि मुल्क एक ऐसे दोराहे से गुजर रहा है कि जिसको हम अल्फाज के साथ बयान नहीं। तो बात ये दूसरा ये कि अभी 23 मार्च की, जिस तरह आपने बात की कि 23 मार्च एक बड़ा पाकिस्तान के लिए एक बहुत जबरदस्त दिन होता है, और इस दिन के हवाले से अगर मौलाना साहब ने जो कॉल की है कि 23 मार्च वाले दिन की आप सारे लोगों को पाकिस्तान इस्लामाबाद के लिए कहते हैं कि इकट्ठे हो जाए, तो एक इंतशारी मामला है। तो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि इस पे वो खुद भी बैठे हुए हैं और बाकी जो सीनियर तजज़ियाकार हैं या सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दबाव के लिए लाए हैं, ये टाइम दिया कि 23 मार्च को ही आएंगे, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए या होगा। तो इसको जरूर इसके ऊपर गौर व फिक्र भी कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर जरूर गौर फिक्र करेगी, और इंशाल्लाह इसको मजीद मेरा अपना जाती ये है कि ये डिले करेंगे भी और होगा भी इंशाल्लाह। जी भाई। हाफ़िज़ साहब, आपकी तरफ आते हैं। असद नवाज़ वराइच साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मौजूदा जो करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है मुल्क में, मतलब कि गू मगू की कैफियत है, कोई भी समझ नहीं आ रही कि अपोजिशन बाजी लेकर जाएगी या हुकूमत दोबारा से सरप्राइज देने जा रही है, क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब साहब, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सर, पहले तो बात ये है कि इमरान खान साहब जो कि आपके भी कप्तान हैं, हमारे भी कप्तान हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने अरसा 3-3.5 साल अपोजिशन को मेरे ख्याल में अच्छे हास्य अंदाज से लताड़ा है। उनको बिल्कुल सांस नहीं लेने दिया। हर वक्त उनके पीछे जलसे जुलूसों में या नैब एहतसाब अदालतों, बहरहाल लंबी बात उसको छोड़ें, उनका पीछा करते रहे हैं। तो अब जब वज़राए ख़ारिजा की OIC की मीटिंग होने वाली है, 23 मार्च है, और उसके साथ सबसे अहम और कलीदी किरदार जो तहरीक अदम एतमाद उन्होंने पुटअप कर दिया है, वो अब डामाडोल सिचुएशन है। कहने को तो हुकूमत ये कह रही है कि इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, लेकिन इत्तेहादियों ने आज तक वाज़ेह नहीं किया। तो ये एक सियासी बहरान की तरफ, आइनी बहरान की तरफ, सियासी तसादम की तरफ जो सूरत हाल जा रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दोस्त जो है ना, वो इमरान खान का है। कि इमरान, देखिए बात यह है कि जो हुकूमत करना होता है ना, ये एक घोर होता है, एक फ़न होता है, सियासत करना भी और हुकूमत करना भी। तो मेरे ख्याल में खान साहब किसी हद तक इसमें कमज़ोर साबित हुए हैं, किसी हद तक जो हैं वो कच्चे दिमाग साबित हुए हैं, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि वो सियासी बसीरत का मुजाहरा नहीं कर सके। ठीक है, आप नैब अदालतों में जिसका इन पर ये लेबल भी लगता रहा कि ये इंतकामी सियासत करते रहे हैं, या अगले दिनों अभी हाल ही में शहबाज शरीफ का ये बयान था कि अब वक्त आ गया कि जो इंतकामी सियासत हमारे खिलाफ रवा रखी जाती थी, वो अब इमरान खान साहब को उसका सामना करना पड़ेगा। मीन्स यानी कि आने वाले दिनों में जो सियासी पंडित हैं, जो सियासी पार्टीज़ के हेड हैं, उनको पता है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तो बढ़ते हैं हम आपकी तरफ, आपका पॉइंट आ गया, सियासी अनारकी की तरफ जा रही है।
मुहाज राय की तरफ जा रही है, हंगामा राय की तरफ जा रही है। और उसमें मेरे ख्याल में जो खान साहब ने पावर शो का किया है कि जी पहले पावर शो होगा, सियासी पावर शो, उसके बाद जो है वो तहरीक एतमाद का फैसला होगा। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को जल्द से जुलूस नहीं करने चाहिए, हुकूमत को जो है वो सब्र व तहम्मुल का और सियासी तदब्बुर का, बसीरत का सामना मुजाहरा करना चाहिए। और अगर हुकूमत की अपोजिशन की तरफ से किसी न किसी हद तक मुजाहरे किए जाते हैं, जैसे जुलूस किए जाते हैं, तो वो उनका हक है, आईनी भी हक है, जमहूरी भी हक है, पार्लिमानी भी हक है, अखलाकी भी हक है, सियासी भी हक है। तो उन्हें करने देना चाहिए। हुकूमत को जो है सब्र बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ठीक, सारे तो आपका पीटीआई पॉइंट के आ जितने गया। भी टाइगर हैं या जो वजारत में बैठे हुए हैं वो सारे ही बेसब्रे हैं। आप सऊद साहब, आप क्या कैसा देखते हैं पीटीआई का जलसा, पीटीआई की गवर्नमेंट, क्या हुकूमत को 27 को जलसा करना चाहिए या नहीं करना? इससे क्या खाना जंगी पैदा नहीं होगी? उधर से अपोजिशन भी निकल रही है 23 को, 27 को पीटीआई भी जलसा अगर करेगी तो डी चौक में, तो उस टाइम तक ये करीब पहुंचाएंगे इस्लामाबाद पिंडी के पीडीएम वाले। आप इसको सर कैसा देखते हैं? सरदार साहब, इसमें पोजीशन ये है कि एक तो साफ सीधी सी बात है कि सियासी इंतशार की तरफ जा रहा है मुल्क। हालत सियासी इंतशार नहीं कहेंगे इसको, मुल्क इसको हालत जंगी की तरफ बात समझेंगे कि ये हालत जंगी की तरफ जा रहा है ये मुल्क। इसमें पोजीशन ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत अगर जल्द से जुलूस करती है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब नवाज शरीफ साहब पे मुकदमात थे वो गवर्नमेंट में थे, तो उसके पे जब मुकदमा स्टार्ट किए तो नवाज शरीफ साहब भी बाहर आवाम की तरफ चले गए, जल्द से जुलूस किए उन्होंने, जल्द से जुलूस किए। उसमें पोजीशन क्या हुआ कि जल्द से जुलूस किए, उसमें पोजीशन ये हो गया कि उन्होंने ये बताया कि आवाम मेरे साथ है। तो यानी कि इसमें कंफर्म बात हो गई है कि जो हमारे बड़े भाई हैं या कुछ लोग के फरिश्ते कहते हैं, हम तो इसको स्टेब्लिशमेंट कहते हैं, स्टेब्लिशमेंट का हाथ उठ गया है वहां से। अभी इमरान खान साहब, अल्लाह पाक उनकी लंबी जिंदगी दे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो अवाम की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि उनके हाथों में कुछ भी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि अब वो सियासी से कहते हैं ना कि वो बैसाखियों के सारे वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये कि हुकूमत का काम तो जलसे नहीं करना, हुकूमत का काम तो लोगों को फैसिलिटेट करना है। अभी जब अपोजिशन ने कहा कि अवाम रोती रही, पिटती रही कि पेट्रोल का बम आ रहा है, बिजली का बम आ रहा है, गैस का बम आ रहा है, आए रोज मामला खराब होते जा रहे हैं। इवन के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो इस पे पाबंदी लगा दी, इसमें ये कह दिया कि आप लोगों ने ओगरा के हवाले कर दिया बिजली गैस और पेट्रोल को IMF के कर दिया कि हाँ प्राइम मिनिस्टर साहब इससे इस्तेफा करने के एग्जामिशन करने के चक्कर में थे कि यार हम इससे हट जाएंगे, लोगों के सामने हम सामने नहीं आएंगे, क्या ओगरा को इख्तियारात दे दिए थे। लेकिन अपोजिशन का जब डंडा आया या अवाम का जब रेला आया तो क्या हुआ, वो ऑटोमेटिक उन्होंने हर चीज को 10 रुपए फलां चीज कम होगी, 10 रुपए फलां चीज कम होगी, हो सकता है कि आजकल में मजीद 10 रुपए पेट्रोल कम हो जाए। तो क्या इसका मुकम्मल ये हल है कि जो महंगाई का ये जो एकदम 300-350 साल तक ये जो आया है, ये बम गिराए गए हैं अवाम के ऊपर, तो इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं थी। और जब अपोजिशन का काम तो जल्द से जुलूस तो है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि अपोजिशन को ये नहीं कि उन्होंने खा के आपने डिलीवर क्या किया है। आप अवाम में जाएंगे तो किस तरह जाएंगे? डी चौक में खुदा ना खास्ता अगर ये जलसा करते हैं, हुकूमत वाले करते हैं, तो हालात खराबी की तरफ जाएंगे। फजल रहमान का या बाकी पीडीएम की पार्टियों ने तो करना ही करना है, वो उनका राइट बनता है वो अपोजिशन में। गवर्नमेंट का काम काम ये नहीं है कि वो जलसे करे, उनका काम ये है कि डिलीवर करे। उन्होंने अभी तक क्या डिलीवर किया? अगर कुछ डिलीवर किया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे करके लोगों को बताए कि हमने ये चीजें 3.5 सालों में ये जो मेगा प्रोजेक्ट किए हैं। सॉरी, में भी बात थोड़ी लंबी होगी है। बात ये कि जब नवाज शरीफ साहब अवाम में गए थे लास्ट टाइम अवाम में गए थे, तो वो बता रहे थे कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने ये किया। एक लंबी फहरिस्त थी उनके पास। उन्होंने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया, उन्होंने बिजली पैदा करने के जराये भी बताए और डैम बनाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बाकी जितनी क्राइसिस थे पाकिस्तान पे वो सारे खत्म कर दिए उन्होंने। और वो खत्म करने के बाद वो लोगों को बताएं कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट किए, मैंने मजीद मोटरवे को एक्सटेंड किया, मैंने क्या किया कि मैंने जो दूसरे मुल्कों के साथ स्वार्थी ताल्लुकात थे वो किस हद तक लेके गए। ये सारी चीजें मेंटेन करके उन्होंने अवाम में गए। ये जब जाएंगे तो क्या कहेंगे कि वो चोर था, ये डाकू है, वो डाकू है। चोरों को बांधने के लिए डाकुओं का सहारा ले रहे हैं।
आप ये बताएं सऊद साहब आपका पॉइंट आ गया। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमन राइट्स के डिप्टी चेयरमैन है सऊद साहब। अस्सिस नवाज वराइज साहब ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्वेश्चन करना चाहते हैं हमारे मेहमान से। ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी मैं क्वेश्चन करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन सर से ये है कि अपोजिशन सियासत के ऊपर ये सर क्वेश्चन है, ये लीजिएगा। अपोजिशन कह रही है दुरूने खाना के हमारे पास 197 जो है अरकान मौजूद हैं, और उसमें कुछ हुकूमती पार्टी से भी हैं, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं। चले इत्तेहादी भी हैं, वो तो अभी डामाडोल सूरत हाल है, वो मेरे ख्याल में ना खुदा मिला ना वसाले सनम, ये सूरत हाल अभी बनी हुई है उनकी। तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन की जो पावर है या जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है किसी हद तक, वो अपने एजेंडे पर अमल पैरा होते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाबी से हमकिनार करवा लेंगे? सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है इसमें ये है कि अपोजिशन के पास एक स्ट्रांग मैंडेट है जिसकी वजह से वो जिसके ऊपर वो खड़े हैं, और जो लास्ट टाइम पार्लियामेंट लॉजिस पे जो इश्यूज हुआ वो आपके सामने है, और वो आपके सामने है। उसके अलावा जो इन्होंने हुकूमती रिट को चैलेंज, हुकूमती मामलात को कहा कि यार ये बंदे आ गए और उन्होंने हमला कर दिया, फला कर दिया, ये बुखलाहट का शिकार हो गए ना। तो अपोजिशन के पास इतनी गिनती मौजूद है कि इतनी मौजूद है तभी तो हुकूमत बुखलाई हुई है। अगर सपोज एक मिनट के लिए ये कह देते हैं कि अपोजिशन के पास गिनती मौजूद नहीं है, तो अगर अपोजिशन के पास गिनती मौजूद नहीं है तो हुकूमत क्यों बुखलाई हुई है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक तो बात ये आगे सामने, दूसरा ये है कि हुकूमती वज़रा भी जिस तरीके से उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, तो ये तो सामने नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही काली है। और अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक वही करेगा जो बेहतरी होगी, जो मुल्क के लिए बेहतरी होगी। अभी खुदा न खास्ता दोनों पार्टियां आगे पीछे और सामने आती हैं, सियासी कुव्वत का मुजाहरा करती हैं, तो खुदा न खास्ता मिनी मार्शल लॉ ना लग जाए, तो इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा? और जहाँ तक आपकी क्वेश्चन की बात है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 28 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब ओके होगा तो मुझे उम्मीद है कि हम यानी अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन आवाम की बात कर रही है, और इंशाअल्लाह उस पर कामयाब हो जाएगी। सऊद साहब इस क्वेश्चन लीजिएगा, क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के साथ साथ तख्त लाहौर को भी खतरा है? बुज़दार साहब की जो नशिस्त है या वज़ीर आला पंजाब की जो नशिस्त है, हमने खबरें देखी हैं कि अपोजिशन ने जो है काफली को ये ऑफर किया है कि आप जो है परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला ले आए, हम आपको जो है सपोर्ट भी करेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या पंजाब के साथ साथ वफाक को भी खतरा है? हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। सऊद साहब जैसा कि डिप्टी चेयरमैन है इस्लामाबाद के ह्यूमन राइट्स के हवाले से, आइए इनसे जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या खिदमात ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं, इससे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। सऊद साहब क्या कहेंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से? इसमें इस तरह है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक अल्लाह का शुक्र एक अच्छा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, और हम लोग क्या करते हैं कि जो गरीब और नादार लोग आते हैं जो अपनी फीस वकील की फीस नहीं दे सकते, तो हम पूरे पाकिस्तान में यानी KPK में हमारे पास सेटअप है, हमारे पास पंजाब में और खुसूसन जनूबी पंजाब में हमारे पास वो टीमें हैं, लीगल टीमें हमने हायर की हुई हैं जो फ्री ऑफ कास्ट वकला जो अपनी सर्विसेज देते हैं उन लोगों को जो फैक्ट्री लोगों को। एक तो ये है, दूसरा ये कि हम जो इस्लामाबाद में और खास कर जो जहाँ पे जो बस्ती हैं, कच्ची बस्ती हैं, वहाँ पे सेहत के हवाले से बड़े हालात ख़राब हैं। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे फ्री कैंप लगाते हैं, उसके मेडिसिन कैंप लगाते हैं, जिसमें बात का हम आई कैंप लगाते हैं कि जिसमें आँखों का इलाज होता है फ्री। और सेकंड ये कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जिन तलबात के ऊपर जो फीस वगैरह नहीं दे सकते, तो हमारे पास एक प्रॉपर फॉरम है, उस फॉरम पे हम दोस्तों को अकोमोडेट करते हैं, उनके हर जो जेन्युइन जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है अल्लाह की मेहरबानी से वो पूरी करते हैं। तो ये छोटे मोटे काम है जो इंसानी हकूक के ऊपर कहीं भी कोई पाकिस्तान में कोई मसला होता है तो वो हमारी इस टीम से रब्ता करता है, तो हमारी पूरे पाकिस्तान में जो नुमाइंदे हैं उनके साथ फीसबिलिल्लाह यानी कि वो उसमें कहते हैं कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं उसमें। मेरा क्वेश्चन सऊद साहब आपसे ये है, ये आपकी जो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका दायरा कार सिर्फ एजुकेशन, सेहत और जो केसेस हैं अदालतों में उस तक ही महदूद है कि यह एक वसी दायरा कार है? सर इसमें बात आपकी अच्छी बात है। इसमें हमारे जैसे कि बताया था पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर कोई बंदा अफेक्टी है, कोई बंदा मुतासर बंदा है, तो उसमें
सारे इश्यूज आ जाते हैं। ह्यूमन राइट्स में आते ही इंसानी हकूक आती है। इंसानी हकूक में वो जितने भी इंसान के साथ रोनमा होने वाले जितने भी वाकयात होते हैं वो ऑटोमेटिक उसकी जिम्मे में आ जाते हैं। तो इसमें हमारा कोई खास वो नहीं है कि एक खास स्पेसिफिक नहीं है। इस पे हम हर शुबे पे काम कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना सऊद साहब जरा ये बताइएगा कि इसमें आपके जो फंडिंग वगैरह होती है, यानी कि जाहिर है लोगों को आप अकोमोडेट करते हैं किसी हवाले से भी, किसी एंड पर भी, एजुकेशन के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो या रोजगार के हवाले से हो, तो उसमें आप फंडिंग का क्या तरीकाकार है? और उसके अलावा Maritime जो demands। आपका नेटवर्क है वो पंजाब में, सिंध में या KPK में, ये चारों अजला में एक जैसा है या सिर्फ उसका ज्यादा नेटवर्क वसी पंजाब की हद तक है, इस्लामाबाद की हद तक है? हमारा जो बेसिक जो नेटवर्क जहाँ पे हमारी जो ज्यादा ग्रूमिंग हुई हुई है वो KPK और इस्लामाबाद में। हमारे पंजाब और सिंध में हमने अभी छोटे छोटे 2-3 ऑफिसेज बनाए हुए हैं जहाँ पे फ्री सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मेन जो टारगेट है वो इस्लामाबाद और KPK है। और इसकी छोटी सी मिसाल आपको दूं कि कल हमारी कोई टीम है वो एबटाबाद में सेंट्रल जेल एबटाबाद वहाँ विजिट करेगी और सेहत के हवाले से और मरीजों के हवाले से कि जो उनको किस किस्म की जो सहूलतें मिल रही हैं जेल के अंदर, और जेल सुपरिटेंडेंट के साथ वो टीम मारी जाएगी और उस वाच करेगी कि वो वहाँ पे कैसे फैसिलिटेशन कैसे है उन लोगों को जो वहाँ पे वो जो कैदी हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। आया बीमार है तो उनको सर्विसेज दी जाती है, या आया उनको खाने पीने की जो मामलात हैं या वो रहने सहने की और वो सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग हॉस्पिटल जेल के अंदर की सारी चीजों को बात करने के लिए कल हमारी टीम इंशाल्लाह वहाँ जाएगी भी सेंट्रल जेल एबटाबाद में भी। तो ये कहानी है कि मतलब हर चीज के ऊपर फोकस किया हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी रात 2-2:30 बजे के बाद हमारी टीमें जहाँ हमें कंप्लेन आती है वहाँ हमारी टीम जाती है और ये काम करती है। अल्लाह का शुक्र है। हाफिज साहब ये बताइए कि आपको सबका प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद साहब से आपको अवार्ड भी मिला है। क्या ये अवार्ड ह्यूमन राइट्स की खिदमत की बदौलत आपकी और आपकी टीम को अप्रिशिएटेड अवार्ड मिला है या किस हवाले से, ये भी ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। जी अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल आपने जिस तरह सही फरमाया। सदर मसूद खान साहब अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उन्होंने इंसानी हकूक पे खिदमत के ऊपर और यूथ को डिलीवर करने, यूथ को की खिदमत डिलीवर करने के ऊपर हमें उन्होंने सदारती अवार्ड से नवाजा है। ये अल्लाह पाक उनको खुश रखे और इज्जत जिल्लत अल्लाह पाक देता है, तो इंसान तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। जी आप सब क्या कहेंगे, मतलब कि ह्यूमन राइट्स एक इंसानी हकूक की एक तंजीम है, आप उसको माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेकर जाए, इसका नेटवर्क मजीद कहाँ तक वसी किया जाएगा, खासतौर जो अर्बन एरियाज है वहाँ तक भी रसाई कोई यकीनी बनाई जाएगी क्या? जी बिल्कुल। हमारा मेन जो टारगेट है वो है ही अर्बन है, क्योंकि जहाँ पे फैसिलिटी लोग इजीली फैसिलिटेट हो रहे हैं वो हम वहाँ पे इशू नहीं है। जहाँ लोगों को मसाइल दरपेश आ रहे हैं वो हम वहाँ पे हम अपनी टीम के थ्रू लोगों को फैसिलिटेट करें, वो असल टारगेट है। जी आम पब्लिक को आप तक रसाई के लिए क्या कोई प्रॉपर नंबर वगैरह या कोई इस तरह का आपने सेटअप बनाया हुआ है कि अगर आम लोग आपसे जो है वो रब्ता करना चाहें हमारे सच की प्लेटफॉर्म से, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सच की तलाश प्रोग्राम जो है वो देहातों में ज़्यादा लोग देखते हैं और बहुत वसी तर बड़ी तादाद में, खासतौर खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा डिवीज़न मुल्क भर से लोग वो देखते हैं। क्या कहेंगे कि आम लोग आप तक ह्यूमन राइट्स तक कैसे अपनी आवाज़ को यकीनी बनाएं, या कोई नंबर या कोई क्या आपका सेटअप है? मतलब कि राब्ता आम पब्लिक जो है, बड़े लोग तो कर लेते हैं, मीडिया भी कर लेता है, सारे कर, लेकिन आम पब्लिक जो है जो मतलब कि जिनको सहूलियात मिलनी भी चाहिए और इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स क्या, ये भी साथ में ऐड कर दीजिएगा। इसमें ऐसा है कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मलिक यूनुस अवान साहब हैं, वो बेसिकली हरिपुर शहर में रहते हैं। जहाज चौक के पास उनका प्रॉपर उनका ऑफिस जो है वही हमारा मरकजी ऑफिस भी है। और ह्यूमन राइट डेवलपमेंट कौंसिल इस नाम से हमारा प्रॉपर एक पेज बना हुआ है, फेसबुक पे भी बना हुआ है और यूट्यूब पे प्रॉपर एक चैनल बना हुआ है। जब किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी बंदे को किसी इंसानी हकूक के हवाले से किसी भी फर्द को जब कोई इशू होता है तो हमारे इस पेज पे जाके वो हमें मैसेज करता है। फिर हमें हमारी रिक्वायरमेंट पे ये होता है कि हमें रिटर्न एप्लीकेशन चाहिए होती है। अर्शद साहब आप कोई क्वेश्चन करना चाहें? जी मसूद साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इसके जो कितना आप फैसिलिटेट कर चुके हैं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर आपके पास मौजूद है? जी सर, कि फैक्ट्स एंड फिगर कोई आपके पास मौजूद है कि लोगों को अवाम नास को किस कदर रिलीफ दे चुके हैं?
राउंड अबाउट महीने की जो हमारे पास फिगर है एप्लीकेशन की मद में आती हैं, वो राउंड अबाउट हमारे पास केपीके में आती हैं 100 प्लस महीने में एप्लीकेशन आती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि 100 में से 50% हम उसको उसी महीने के अंदर अंदर हम उसको करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इसको अकोमोडेट करते हैं। मामला को रिकवर करते हैं और सेकंड ये सॉल्व कर लेते हैं। और बाकी जो होते हैं, जो 50 होते हैं, आस्ता आस्ता बाकी लोगों को जिम्मेदारी लगाते हैं कि यार ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, फिर हम मुख्तलिफ वकला से मशवरा करके और जो बाकी हमारी पास जॉइंट टीम है उनसे मशवरा करके फिर बाकी मामला को हल करते हैं। हमारे पास राउंड अबाउट ये 2-2.5 साल से सेटअप को चलाए हुए हुआ है, और राउंड अबाउट हमारे पास 4 से 5 साल 4 से 500 हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं इस दौरान, तो काफी लोग फैसिलिटेट भी हुए हैं। ठीक है साहब साहब, इसमें जरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या आपको हुकूमत की तरफ से कोई फंड वगैरह जारी होते हैं? सवाल को रिपीट कीजिए। जी साहब, आपको ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को कोई फंड वगैरह जारी होते हैं? नहीं, हम लोग अपनी मदद आपके तहत करते हैं। हाँ, ये है कि जो ह्यूमन राइट्स सेल एक अदारा है, उस अदारे के साथ एफिलिएशन है, उस अदारे की कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है। और फंड के हवाले से ये है कि हमारे साथ 2-3 अच्छे लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ शामिल है, जो इसके में हम लोग वो और वो हमारी जो मेन कौंसल टीम है, वो मिलके हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस मसले को हल भी करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और कि हम केपीकेएम के मुख्तलिफ अजला में, स्पेशल एबटाबाद, हरीपुर, हजारा, एबटाबाद, हरीपुर और मंसेरा, इन 3-4 अजला में हम हर 6 महीने बाद एक प्रॉपर जो बेवा वगैरह होगी और यतीम लोग हो गए, उनको 50-50 हज़ार रुपए के चेक भी देते हैं। उन सारी चीजों की रिकॉर्ड हमारे पास, जो मैंने आपको पेज बताया, उस पेज में मौजूद है। आफत साहब, हम प्रोग्राम के तीसरे मरहले की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपका भी भाई जो गांव है वो एबटाबाद है, मैं खुद बिलोंग करता हूँ एबटाबाद से। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, अभी मौजूदा हालात की वजह से वो बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले को तो नहीं दिखाया जा रहा। 31 मार्च को केपीके में इलेक्शन नाजरीन होने जा रहे हैं। क्या पीटीआई इलेक्शन में इस बार फिर वो, क्योंकि पहला जो मरला हो उसमें तो पीटीआई के जो 12-13 अजला थे जहाँ इलेक्शन हुए, वहाँ उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई। अब हज़ारा डिवीजन नाजरीन वो हल्का है, वो इलाके जहाँ अपोजिशन जमातों का होल्ड ज़्यादा है, उनकी लोग चांदने फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। आइए सऊद साहब से जानते हैं कि 31 मार्च को क्या देखते हैं कि तहसील एबटाबाद और जो तहसील हवेलियाँ हैं, इसी तरह तहसील लोड़ा है, 4-5 तहसीलें एबटाबाद की, कौन सी पार्टी को आप देख रहे हैं सऊद साहब के हज़ारा में जो है वो इस बार जो है क्लीन स्वीप करेगी? नाज़रीन, 31 के मीडिया भी इसको भरपूर कवरेज भी देगा, क्योंकि दूसरे मरले का फाइनल राउंड होने जा रहा है, और ये आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा पीटीआई गवर्नमेंट अगर ये अपने आप को सेटबैक नहीं करती तो 23 के इलेक्शन में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सऊद साहब क्या कहेंगे, मुख्तसरन थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारा टाइम भी कम है। इस तरह है कि सरदार साहब सीन ये है कि 31 मार्च को अल्लाह ने चाहा और अंदरूनी इख्तिलाफात अगर खत्म हुए, अगर सारे लोगों ने मिल के काम किया, तो पीएमएलएन के जो तहसील के उम्मीदवार है सरदार अरसल परवेज हवेलियां के और सरदार शमून यार खान है, अगर मुर्तजा साहब ने या बाकी जो इंसान जिनकी पार्टी है, जो मेन लीडरशिप है केपीके की, अगर वो उन्होंने सही तरीके से काम किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग दोनों ना जीते। पर अगर जो मुर्तजा साहब और उनकी कंपनी जो उनके वहाँ मेन उहदेदारान है, अगर उन्होंने मिलकर काम किया, तो कोई वजह नहीं है कि सरदार अरसल परवेज हवेलियां से और सरदार शमून यार खान जो एबटाबाद से तहसील का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे। एक चीज और कि ये दोनों अगर अंदरूनी इख्तिलाफात हुए और मामला वोट ना डाले या डबलिंग हुई, तो पीटीआई ले जाएगी। और लेकिन पीटीआई का ओवरऑल आपके सामने है कि जो पहले इलेक्शन हुए हैं तो उसमें पीटीआई का क्या हाल था, लेकिन अगर अंदरूनी इख्तिलाफात ना हुए तो ये दोनों इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि अब लोगों को इनसे जो इन्होंने वादे दिखाए थे उससे बिल्कुल उलट हो। आफत साहब, आपका पॉइंट हो गया। 1-on-1 मुलाकात एबटाबाद तहसील में किसका देख रहे हैं? आने वाले नहीं। आफत साहब, मेरा क्वेश्चन ऐड कर लें। ह्यूमन राइट्स 1-on-1 मुकाबला किसका देख रहे हैं? क्योंकि सरदार शेर बहादुर जो हैं वो भी पीटीआई के बानी रहनुमाओं में से जाने जाते हैं। हज़ारा डिवीजन में पीटीआई को बनाने वाले सरदार शेर बहादुर हैं। आप क्या समझते हैं 1-on-1 मुकाबला किसका है? पीटीआई नून लीग का है या सरदार शेर बहादुर जो जग के इंतखाबी निशान से इलेक्शन में है उनका, और नून लीग का है? किसका 1-on-1 मुकाबला है? जो जग के निशान से जो सरदार जी कंटिन्यू कीजिए। शेर बहादुर साहब हैं जो जग चांद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं,
इनका ये टफ टाइम रहते हैं। ये सरदार शेर बहादुर है को जो जब के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, सरदार शेर बहादुर साहब, ये हमारे कैंडिडेट को या नून के कैंडिडेट को ये टफ टाइम दे सकते हैं, सरदार शमून यार खान को। और अगर अंदरूनी इख्तलाफात ना हुए तो इजीली जीत जाएंगे। और एक चीज और, अगर पीटीआई वालों ने तो ये आएंगे तीसरे नंबर पर, क्योंकि पीटीआई से तो हर बंदा ही तंग है। सऊद साहब ये चीज़ भी नोट कीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर का भाई हल्का है एबटाबाद, तो वो पूरी कैंपेन इस वक्त उनका पूरा कैंपेन वहाँ लगी हुई है। गवर्नमेंट की आपको पता है मशीनरी भी होती है। और वैसे भी अगर स्पीकर मुश्ताक गनी साहब की हम नाज़रीन आपको बताएं तो उन्होंने एबटाबाद में काफ़ी हद तक काम अपने हल्के में बहुत करवाए हैं। ये हम सच बता रहे हैं क्योंकि सच की तलाश का मकसद है सच दिखाना। तो वहाँ पे ये MLN का भी वोट बैंक है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनका वोट बैंक नहीं है। और जो मौजूदा गवर्नमेंट की थोड़ी महंगाई के हवाले से और जो नाकस कारकर्दगी के हवाले से आवाम सख्त मायूस है। सऊद साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा, क्या कहेंगे कि स्पीकर साहब भी इस मुहिम में ज़ोर शोर से जारी हैं और PTI के जहाँ तक तल्लक है तो PTI के सारे लोग मेरे ख्याल से मुत्तहद हैं। सरदार शुजा नबी की जो नया उन्होंने सरदार वक़ार नबी के साहब का जो कैंडिडेट थे PTI PK 37 से, उनके साहबजादे सरदार शुजा नबी को टिकट दिया है। तो सरदार शुजा नबी क्या कामयाब हो सकते हैं स्पीकर साहब के भी आप पर, क्यों स्पीकर साहब और पूरी PTI सपोर्ट कर रही है उन्हें? सरदार साहब इसमें इस तरह है कि जहाँ तक बात है मुश्ताक अली साहब की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छे साहब के वो सियासतदान है, सियासतदान है, डिलीवर करने वाले सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह कि लोग इनकी बातों से और इनके जो इमरान खान के विजन से तंग आ गए ना। और जहाँ तक बात आपने बात की कि सरदार शुजा नबी साहब की, सरदार शुजा नबी साहब के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है, हमारे नेबर वाले गाँव में रहते हैं। लेकिन जब उनके वालिद साहब चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन थे, वो सरदार उनके जो सरदार शुजा नबी साहब के जो वालिद साहब थे, जी गलत नहीं हो तो नहीं वालिद साहब उनके नहीं थे, उनके मेरे ख्याल से मामू लगते थे, मामू थे चीफ इलेक्शन साहब का जो सरदार रजा खान। जी तो वो सरदार जो साबिक चीफ जस्टिस थे, जस्टिस साबिक चीफ इलेक्शन कमीशन थे मेरे ख्याल से। जी साबिक चीफ इलेक्शन कमीशन थे, तो वो जो मौजूद थे उस दौरान वो नहीं जीत सके। तो अभी तो सरदार शुजा साहब का जीतना नामुमकिन ही है। एक चीज और, एबटाबाद की सियासत में एक बंदे का नाम अगर मैं ना लूं, हमारे हल्के का है, तो उसकी ना लूं तो बड़ी ये होगी कि उसके साथ ज्यादती होगी। जो शहजाद गुल अवान है, उसकी खिदमत किस हवाले से कि वो दही इलाके में वो जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक बंदा काम जो कर रहा है अगर उसका नाम ना लिया जाए तो ये आती है। शहजाद गुल अवान का नाम तारफ मुताज नहीं है। वो गली गली में, दूर दराज इलाकों में, दूर दराज गाँव में जहाँ रोड है, सड़कें वगैरह नहीं है, वहाँ पे सड़कें भी बना रहे हैं और लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। तो शहजाद गुल अवान साहब सरदार शुजा साहब के साथ खड़े, हाँ सॉरी शहजाद गुल अवान साहब सरदार शुजा के साथ खड़े, तो ये इसके 20% चांसेस उस बंदे की वजह से हो सकते हैं, मतलब गलियात में वोट और इलेक्शन जीतने के हवाले से। नाजरीन प्रोग्राम का ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सरदार सऊद साहब ह्यूमन राइट्स के डिप्टी चेयरमैन फॉर इस्लामाबाद थे और सियासत और हज़ारा डिवीज़न में जो इनका माशाल्लाह रोल है बड़ी तफसीलन हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, असद नवाज वराज साहब का भी और एक बार फिर सरदार सऊद साहब का हाफिज़ भी हैं माशाल्लाह। और जहाँ तक इन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं एक हदीस का पढ़ के इख्तिताम करूँगा प्रोग्राम का। खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा देता है। बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह कि लोगों में जिस तरह यतीम बेवाओं में जिस तरह तकसीम हो रहा है, जो जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, जो बता नहीं सकते, ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बता नहीं सकते, वो उनको जो सहूलियात मिल जाती है, ये स्वाब है, ये स्वाब का काम है, बहुत अच्छा काम है। नाजरीन मैं हमेशा जब भी कोई काम करता हूँ तो कोई ना कोई शेर पढ़ता हूँ ताकि लोगों का जोश व वलवला सच की तलाश से जुड़ा रहे। तो यहाँ मैं अपना शेर पढ़कर आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारा काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, हमारा काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।